नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज यहाँ पे देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो है शैक्षणिक सत्र 21 से 22 माह अक्टूबर में जो असाइनमेंट 3 जो जारी किया गया है, उसमें ये जो है असाइनमेंट कक्षा 10 का है और इसमें विषय है विज्ञान। यहाँ पे पूर्णांक देख रहे हैं 20 नंबर का और यहाँ पे देख रहे हैं दिए गए सभी प्रश्नों के निर्देशानुसार हल कीजिए। तो आज हम इसमें जो देख रहे हैं आप विज्ञान विषय पर जो हम आज सभी क्वेश्चन का क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। यानी पहला है अयस्क, दूसरा है खनिज, तीसरा है धातुमल और चौथा है गलनांक। तो देख रहे हैं एक में उत्तर कि अयस्क के बारे में कि ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती है तथा जिनमें धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क कहलाता है। यानी अयस्क के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी नई धातु को हम क्या करते हैं, अयस्क के द्वारा हम बनाते हैं। ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है और अशुद्धियाँ जो उसमें मिलावट होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है तथा जिनमें धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर अगला है खनिज। भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस और कार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाता है। यानी कि खनिज का अनुमान हम लगा सकते हैं जो हमारे भू प्रॉपर्टी यानी धरती के अंदर जो मौजूद है। यानी कि हमारे भू प्रॉपर्टी ऊपर जो सबसे ऊपर जो है सियाल, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है, और कार्बनिक पदार्थ जो ठोस अवस्था में वो क्या है, वो सब खनिज है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं निकाल के। तो खनिज का हम अनुमान लगा सकते हैं और अनुमानित भी है कि कितना खनिज है, समझ गए। तो चलिए अब अगला देखते हैं धातुमल। धातुमल गालक सिलिका से क्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाती है जिसे धातुमल कहते हैं, जो पिघली धातुओं की ऊपरी सतह पर तैरता है, जिसे आसानी से धातु से पृथक किया जा सकता है। यहाँ पर उसका सूत्र है, आप लिख लीजिएगा, CaO यानी अपद्रव है प्लस SiO2 गालक, और इसके देखिए तो प्रतिफल में क्या आया है, CaSiO2 यानी कि धातुमल प्राप्त हुआ है। तो ये फार्मूला आप लिख दीजिएगा, समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर गालक देख लीजिए, अभिक्रिया में बनने वाला अनबुझा चूना अयस्क की अशुद्धियाँ दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसे हम गालक कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया जो में बनने वाला जो अनबुझा चूना या अयस्क की चूना या अयस्क होता है, उसकी जो अशुद्धियाँ को क्या कर जाता है, गालक जो क्या करता है, दूर करता है। दूर करने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है, समझ गए। तो इसे हम गालक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर कि हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण में निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाएं। ये देख रहे हैं अंक जो है यहाँ पर 1 1 2 बराबर 4 है। अयस्क देख लीजिए, अयस्क का सांद्रण। तो उत्तर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट यानी Fe2O3 है, जिसका निष्कर्षण निम्न पदों के आधार पर किया जा सकता है। लोहा के अयस्क के बारे में हेमेटाइट, सीडेराइट, ये सब बहुत सारा है जो मतलब लोहे का क्या है, अयस्क है। पहला में देख लीजिए अयस्क का सांद्रण। अयस्क को यहाँ पर देख लीजिए, अयस्क को खादानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे यहाँ पर देख रहे हैं, उसे कूटकर महीन चूर्ण में बदला जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। यानी कि उसके बाद क्या किया जाता है, चुंबक के द्वारा उसको अलग किया जाता है महीन चूर्ण को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए दूसरा, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। जैसे 2C + O2 बराबर 2CO, यानी कि ऊपर की तरह क्या है, गैस निकल रहा है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। यहाँ पे देख लीजिए Fe2O3 + 3CO अभिकारक, और यहाँ पर प्रतिफल में देख लीजिए 2Fe + 3CO2 यानी कि ऊपर की ओर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए वात या भट्ठी का चित्र देख लीजिए। यहाँ पे वर्जित अयस्क, चूना, पत्थर और कोक। यहाँ पे देख लीजिए व्यर्थ गैस जो है इधर होकर निकलता है, इससे के माध्यम से इसके अंदर जो है ये अग्नि सह ईंट जो है इस साइड से रहता है, और ये देखिए गर्म हवा इससे प्रवेश करता है और पिघला लोहा जो है इससे निकलता है। इसमें डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं 400 से 900 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1200, इसको आप लिख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, समझ गए। और नीचे देख रहे हैं धातुमल का स्तर यहाँ पर, और यहाँ पर पिघला लोहा जो है निकलता है, समझ गए। ये वात या भट्ठी का चित्र है।
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न, धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए। तो एक धातु है, इधर अधातु है। देख लीजिए मेटल्स और नॉन मेटल्स। एक में है, इसमें पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इधर देख लीजिए अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इधर देख लीजिए धातु आघात वर्धनीय होता है और ये अधातु भंगुर होते हैं, यानी इसको आप आघात वर्धनीय यानी कि इसको तोड़ नहीं सकते हैं धातु को, यानी कि मार करके। इसमें 3 में है, धातु में तन्य होती है यानी मजबूत होती है। इसमें देखिए धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है और धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। इसमें देखिए अधातु में तन्य नहीं होते हैं, यानी कि ये टूट सकता है, मजबूत नहीं होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक हैं। ग्रेफाइट क्या हैं, उष्मा के सुचालक हैं। और इसमें देख लीजिए अगला है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर प्रायः अन्य धातुओं में चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर अन्य धातुओं में चमक नहीं होती है। यहाँ पर समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के से समकोण पर स्थित हो तो उसके सम्मुख रखे किसी वस्तु के बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या चित्र चिन्हित करें। 2 समतल दर्पण जो है देख लीजिए एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आभासी दर्पण 2 है, समझ गए, इस नीचे का, और ये आभासी दर्पण 1 है, समझ गए। इस तरह से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, आप यहाँ से बना सकते हैं ये प्रतिबिंब देख करके, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी पे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसको और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए दर्पण 1 द्वारा O पर प्रतिबिंब O1 पर बनता है, इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब O2 पर बनता है। तो दर्पण 1 द्वारा दर्पण 2 का प्रतिबिंब दर्पण 1 के पीछे बनता है। यह दर्पण 2 का आभासी प्रतिबिंब है। यह आभासी दर्पण O1 पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब O3 पर बनाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिख लीजिए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, समझ गए, इससे तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब अगला, यहाँ पर आप अपने अवलोकनों से पाएंगे कि प्रतिबिंब की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है। प्रतिबिंब की संख्या बराबर देखिए 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। यहाँ दोनों दर्पणों के बीच का प्रतिबिंब 90 डिग्री है, तो 360 बटा थीटा माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 बराबर 3 प्रतिबिंब बने। थीटा की जगह पर 90 डिग्री है तो 9 चौक 36 कट गया, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, स्नेल का नियम लिखिए और एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह पर उसकी वास्तविक गहराई क्या है। पहला देख लीजिए उत्तर, स्नेल का नियम, किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है जब आपतन कोण की जया, आप पता है ना आपको कि ये ऐसे जो है ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। चलिए, तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे स्नेल के नियम साइन यानी कि SIN नियम कहते हैं। तो सूत्र इसका देख रहे हैं यहाँ पर, SIN साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या है, निश्चित अनुपात नियतांक, ठीक है। ये इसका सूत्र है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर उसका देख लीजिए। अब दूसरा का यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना है होता है, अतः वास्तविक गहराई, दूसरा का आंसर है ब का। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देख रहे हैं यहाँ पे म्यू बराबर 4/3 अतः होता है, अतः वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई बराबर यानी कि म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3। तो आभासी गहराई बराबर 3/4 गुना वास्तविक गहराई, अर्थात जल के भीतर किसी वस्तु को बाहर से देखने पर वह अपनी वास्तविक गहराई की 3/4 गहराई पर ही वास्तविक गहराई बराबर देख लीजिए 4/3 x आभासी गहराई यानी कि 4/3/75, तो 25 से 75 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100, समझ गए, 100 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। यहाँ पर क्या है 4/3 यहाँ गुने आभासी गहराई, ठीक है। 4/3 गुने आभासी गहराई यानी कि 4/3 आभासी गहराई कितना है 75 दिया हुआ है, तो 3 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 चौके 100 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो इसमें इतना ही था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।